नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन इसी बीच आरक्षण प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बार रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई रोकने को कहा है और इस पर सोमवार को राज्य सरकार जवाब दाखिल करेगी। अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने सभी डीएम को इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है। एक पीआईएल में आरक्षण की नियमावली को चुनौती दी गई थी और पीआईएल में फरवरी महीने में जारी किए गए शासनादेश को चुनौती दी गई और सीटों को आरक्षण साल जो है 2015 में हुए पिछले चुनाव के आधार पर किए जाने की मांग की गई है और पीआईएल में 1995 से आगे के चुनावों को आधार बनाए जाने को गलत बताया गया है। बता दें कि इस बार रोटेशन के आधार पर आरक्षण किया गया है और मामले की सुनवाई जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की डिवीजन बेंच में हुई है। इस समय सभी जिलों में फाइनल आरक्षण लिस्ट तैयार हो रही है और अभी आरक्षण लिस्ट पर आई आपत्तियों को दूर करने का काम भी चल रहा था। आरक्षण का जो फॉर्मूला है, आरक्षण के फॉर्मूले को लेकर के कुछ दिनों से प्रदेश सरकार और पार्टी में भी जद्दोजहद चल रही थी। सूत्रों के अनुसार पार्टी में आरक्षण फॉर्मूले को लेकर के असंतोष भी था। कई सांसदों, विधायकों और जिलाध्यक्षों ने शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में शिकायत भी की थी कि उनके लोग पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी किए बैठे हैं, लेकिन आरक्षण के फॉर्मूले की वजह से उनके लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो गए। बता दें कि हाईकोर्ट ने समयबद्ध ढंग से 15 मई तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के आदेश दे रखे हैं और पंचायतों के पदों की सीटों के आरक्षण की अंतिम सूची भी जारी हो चुकी है, जिस पर दावे और आपत्तियां मांगे जाने का समय भी सोमवार 8 मार्च को बीत गया है। लेकिन अब अचानक से हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। आरबी उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरबी उपाध्याय जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद हितेंद्र जी। आरबी उपाध्याय जी, किस तरीके से समझने की कोशिश करें आप जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया है, जो यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है, आरक्षण को लेकर के तमाम दावे किए जा रहे थे। अभी तक जो उम्मीदवार हैं वो आपत्तियां भी जता रहे थे कि ये जो आरक्षण की नियमावली जारी की गई है ये गलत है, और अब इस पर अचानक से रोक लगा दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। देखिए, हाईकोर्ट जो रोक लगाता है तो उसकी वैधानिकता को जांचता है जी। मान लीजिए सरकारें हैं, सरकार अपने तरीके से नए नए नियम थोपने की कोशिश करती है और नए नए फॉर्मूले इजाद करती हैं। और जब इस तरह का नियमावली और इस तरह के नए नए फॉर्मूले आप लेके आते हैं तो बहुत सारे प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो उससे वंचित रहेगा। और जब वंचित रहेगा व्यक्ति तो वो कहाँ जाएगा, वो अपनी बात न्यायालय को जाके कहेगा कि भी ये इन्होंने नया एक आरक्षण का फॉर्मूला ले आए हैं, ये नए नियम ले आए हैं, इन नए नियमों के तहत मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूँ, तो ये मेरे अधिकारों का हनन हो गया ना। तो उस कंडीशन में कोर्ट देखता है, उन सब चीजों को मॉनिटर करता है कि जो नए नियम बनाए गए हैं वो कितने संवैधानिक है। अगर मान लीजिए संवैधानिक नहीं है तो वो कहीं ना कहीं उन्हें बदलाव करने की कोशिश करता है या यानी कोर्ट उसमें दखलंदाजी करता है। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए आरबी उपाध्याय जी, क्योंकि कोर्ट ने ही कहा था 17 मार्च तक का समय दिया गया था आरक्षण आवंटन के लिए, लेकिन अब अचानक से क्योंकि जो लिस्ट जारी होनी थी वो जारी हो चुकी है, अब उसमें आपत्तियों के बाद एक फाइनल सूची तैयार होनी थी, उससे पहले ये फैसला आया। देखिए, उसने ठीक है, कोर्ट ने ये कहा था कि ये फॉर्मूला बना के 17 मार्च तक इसको फाइनल करिए, लेकिन जब कोर्ट कहता है अगर कोर्ट की बात कोई अच्छा से पालन किया जाए तो कोर्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें अपनी ओर से डाल दी जाती हैं और जिससे कि जो कोर्ट के ऑर्डर की आड़ लेके, यानी वो कहते हैं भी कोर्ट ने कहा था, तो कोर्ट अगर अपनी बात को कहता है तो उससे मुकरता नहीं है। ये बात अलग है कि आप उसको इंटरप्रेट करके उसमें तरह तरह से अपने जो भी नियम होते हैं वो लागू कर देते हैं। तो वो चीजें कहीं ना कहीं कोर्ट भी समझता है कि भी सरकार की मंशा क्या है, भी उनका जो मंतव्य है उसको बांटता है और तभी स्टे देता है। इस तरह से स्टे ये नहीं है कि भाई उन्होंने ऑर्डर किया कोर्ट ने और फिर वो उस पर रोक लगा देगा, ये नहीं होता।
वो बहुत सोच समझ के अध्ययन करने के बाद में उस तरह के ऑर्डर पारित होते हैं। और देखिए, जब पार्टी में संतोष हो, जी। भाई पार्टी खुद कह रही है कि भी बहुत सारे हमारे कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे थे और वो लोग एक्चुअल में इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, तो पार्टी का संतोष। और दूसरा जो एक और सिक्के का पहलू है, आप देखेंगे अगर उत्तर प्रदेश में आज पंचायत चुनाव होते तो जो किसान आंदोलन है, इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलता। क्यों किसान जिस तरह से बीजेपी का बाइकआउट कर रहा है और पंचायत कर रहे हैं किसानों के बीच में जाके, और ये पुरजोर कोशिश है लोगों अभी किसानों को समझाया जा रहा है कि भाई बीजेपी को वोट न करें। तो अगर ऐसे सिचुएशन में चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका फिर जो इम्पैक्ट आएगा वो कहीं ना कहीं, अब चुनाव होंगे, भाई 1 साल बाद चुनाव या 2 साल, तो वो चुनाव के समय वो असर पड़ता है उसका। विधानसभा के चुनाव में डायरेक्ट भी पंचायत में अगर मान लीजिए पिछड़ जाती है, हार जाती है बीजेपी, तो उसका असर विधानसभा इलेक्शन में है। तो सरकार भी नहीं चाहेगी कि भी ऐसी कंडीशंस में जब किसान विरोध कर रहे हो तब इस तरह का कोई फैसला या इस तरह के इलेक्शन कराए जाए। लेकिन आरबी उपाध्याय जी यहाँ पर, क्योंकि दिसंबर में 25 दिसंबर शायद वो तारीख, जब जो ग्राम पंचायत है उसका कार्यकाल खत्म हुआ, जनवरी में जिला पंचायत का भी कार्यकाल खत्म हुआ, अब त्रिस्तरीय चुनाव करवाने का दबाव कोर्ट की तरफ से भी है कि 15 मई से पहले पहले ये चुनाव हो जाने चाहिए। दूसरी तरफ जो अधिकारी है उन पर दबाव इस आरक्षण की सूची को लेकर के है और अब रोक लगा दी गई है। तो अब क्या कुछ समझा जाए सरकार पर, योगी सरकार पर खासतौर पर, कितना यहाँ पर अब दबाव है पंचायत चुनाव करवाना, कितनी बड़ी चुनौती के रूप में अब दिखाई दे रहा है यहाँ? देखिए, कोर्ट ने बिल्कुल दखल दिया था और कोर्ट ने कहा था कि भी समय से पहले चुनाव कराएं, लेकिन होने भी चाहिए चुनाव। जैसे कार्यकाल खत्म हो रहा है उससे पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए कि कार्यकाल खत्म होते ही जो नए इलेक्टेड प्रधान है या सरपंच हैं वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर पाए या वो चार्ज ले पाए। लेकिन कई बार परिस्थितियां बदल जाती हैं हितेंद्र जी, ऐसा नहीं है। सरकार अगर किसी केस को जीतना चाहती है तो वो आगे चली जाती है और वो दलीलें पूरी मजबूती के साथ रखती है, वहां कोर्ट को भी मानना पड़ता है। लेकिन सरकार की दुर्मूल नीति, और आप देखेंगे कि भी योगी सरकार की भी मंशा कहीं ना कहीं पंचायत चुनावों को टालने की है। मैं ये कहूंगा तो मुझे कोई गुरेज नहीं होगा इस बात से, और उसी का परिणाम है कि वो पूरी तरीके से कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए, तब कोर्ट ने उस तरह का ऑर्डर पारित कर दिया है। तो अब उनके लिए एक ये ढाल का काम करेगा। अगर मान लीजिए डिले होता है, वो कहेंगे कोर्ट का ऑर्डर है, वे कोर्ट के आदेश हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो जनता का आक्रोश भी और कोर्ट के आक्रोश से भी बचेंगे। और जितना लिंगर हो सकता है परिस्थितियों को देखते हुए, जब तक परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो जाती तब तक सरकार लेट कर सकती है पंचायत चुनाव। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, कोरोना का वक्त चल रहा है, कोरोना वैक्सीनेशन का भी समय चल रहा है, लोगों को कोरोना महामारी से भी बचाना है, चुनाव करवाने का दबाव भी है योगी सरकार पर। और अगर योगी सरकार खुद इन चुनावों में देरी करती है तो, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन का असर अभी खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है, ये बढ़ ही रहा है धीरे धीरे करके, तो ऐसे में तो और भी ज्यादा मुश्किलें जो है वो बीजेपी के लिए खासतौर पर यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो एक माहौल बना है, आप देखेंगे किसान जिस तरह से आंदोलनरत हैं और एक लंबे समय से आंदोलनरत हैं और खुलकर मुखालफत कर रहे हैं बीजेपी की, तो वहां कोई भी सरकार हो या कोई भी पार्टी हो, वो इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकती। वो कोशिश यही करती है कि इसे कुछ दिन टाला जाए और जब परिस्थितियां सामान्य हो जाए, अनुकूल हो जाए, तब इलेक्शन कराने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं वो सरकार की और पार्टी के फेवर में नहीं है। इस बात को पार्टी बहुत अच्छी तरह समझती है। रहा कोरोना काल, देखिए कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का जिस तरीके से प्रकोप बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे बंगाल में इलेक्शन भी हो रहा है। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि बिहार के इलेक्शन के लिए भी विपक्ष ने मांग की थी कि भी इसको टाला जाए कोरोना का देखते हुए, कहर देखते हुए, लेकिन वहां इलेक्शन कराएंगे। तो देखिए, जहां सूट करता है सरकार को वहां सरकार अड़ग रहती है, और जहां सूट नहीं करता है वहां फिर एक
लॉकुना, टेक्निकल लॉकुना हो जाता है कि भी नहीं कोरोना काल चल रहा है तो इसलिए इसको लिंगर ऑन किया जाए, तो सरकार की मंशा के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात अलग है कि भाई जनता का दबाव है, जो पंचायत का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनका दबाव है, कोर्ट का दबाव है, दबाव चारों तरफ से है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं। जब तक परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो जाती तब तक मैं समझता हूं सरकार इन सब दबावों को झेलेगी और इनके सामने झुककर कोई इलेक्शन की जल्दबाजी नहीं करेगी। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, आपको क्या लगता है कब तक ये परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी? क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से आप कह रहे हैं कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, और किसान आंदोलन का असर पहले यूपी में कम था, अभी भी उतना नहीं है जितना पंजाब में है, हरियाणा में है, अभी भी उतना असर यूपी में नहीं देखने को मिल रहा किसान आंदोलन का, तो ये धीरे धीरे और भी बढ़ेगा क्योंकि लगातार बढ़ रहा है। देखिए, कोई भी आंदोलन है धीरे धीरे एक गति पकड़ता है। अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो जब पंजाब में विरोध हो रहा था, सरकार अगर तभी सीरियसली लेती और किसानों के बीच में जाती और किसानों को समझाने का प्रयास करती, न तो आपको गड्ढे खोदने पड़ते, न कटीले तार लगाने पड़ते, न पानी की बौछार करनी पड़ती, शायद वहां कुछ बात बन जाती। लेकिन वहां देर हुई, फिर उसके बाद में दिल्ली आने से रोका गया, तो वो एक मैसेज गलत गया। आंदोलन को जिस तरह से हैंडल करना चाहिए, मैं समझता हूँ सरकार उस तरह से हैंडल नहीं कर पाई। वो सरकार की नाकामी रही कि जितना आंदोलन बढ़ गया उसके बाद में आप जन जागरण कर रहे हैं, किसान जागरण कर रहे हैं, किसानों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री को उतरना पड़ा और उन्हें एक मैसेज देना पड़ा किसानों को। अगर थोड़ी सी कवायद पहले कर ली जाती तो कहीं ना कहीं इसको रोका जा सकता था और किसानों की जो चिंताएं थी उनको दूर किया जा सकता था। अब देखिए, किसान भी अपने रुख पर बिल्कुल अड़िग है, वो भी कह रहा है कि भाई नहीं, रद्द कर दीजिए, सरकार भी अड़िग है। तो जब तक दोनों एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक समाधान निकलेगा कहां? देखिए, समाधान जब ही निकलता है जब दोनों पक्ष राजी हो और दोनों पक्ष एक लचीला रुख अपनाएं। एक कदम सरकार आगे बढ़ती है तो एक कदम किसान आगे बढ़े तो आंदोलन का हल निकल सकता है। और कोई भी आंदोलन हो उसका जो रास्ता निकलता है वो बातचीत से निकलता है। अब बातचीत ही बंद हो जाए तो रास्ता निकलेगा कहां से? बिल्कुल, तो मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जब रास्ता निकलता हुआ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है तो कब तक आखिरकार योगी सरकार यूपी में पंचायत चुनाव को टाल सकती है इस तरीके से? देखिए, बहुत लंबे समय तक न चुनाव टाले जा सकते हैं जितेंद्र, और बहुत लंबे समय तक न आंदोलन चलाया जा सकता है। ये बात अलग है कि भी कुछ गुट हैं जो बिल्कुल उस पर उतारू हैं कि भाई नहीं, कानून रद्द होने चाहिए। लेकिन आम किसान से अगर आप बात करेंगे जो राजनीति से प्रेरित नहीं है, तो बहुत सारे किसान संगठन है वो ये कहते हैं कि फायदेमंद है कुछ चीजें कर दी जाए, जैसे एमएसपी है, भी एमएसपी की गारंटी दे दी जाए। और सरकार एक बार तो ये लग रहा था कि शायद सहमत भी है, लेकिन जिस तरीके से अड़ियल रवैया दोनों तरफ से अपनाया गया और बातचीत का जो रास्ता था या जो दरवाजा था वो बंद किया गया, तो उससे आंदोलन लंबा खिंचा। और देखो, कोई भी आंदोलन जितेंद्र जब लंबा खिंचता है तो जो आंदोलनरत किसान हैं वो भी कहीं ना कहीं थक जाते हैं। और सरकार की जो नीति है, आप देखेंगे, चाहे सीए के खिलाफ आंदोलन रहा हो, एनआरसी के खिलाफ आंदोलन रहा हो, बहुत लंबा खिंचा और लंबा खिंचने के बाद में एक झटके में उसको निपटा दिया गया। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, मैं यहाँ पर एक आखिरी कमेंट आपका जानना चाहता हूँ। जिस तरीके से आरक्षण की जो सूची है उस पर आपत्तियां उठ रही हैं और वो अब हाई कोर्ट ने भले ही उस पर एक बार के लिए रोक लगा दी हो, लेकिन अब क्या कुछ नजर आता है आपको? क्या जो 2015 की जो सूची थी उसी के आधार पर चुनाव होने की संभावना ज्यादा है या फिर जो नई सूची आएगी उसी के आधार पर चुनाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट भी और सरकार भी दोनों को ये सुविधाजनक रहेगा कि 2015 की जो सूची थी उसके आधार पर इलेक्शन करा दिए जाए, तो जो आपत्तियां हैं वो दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। और फिर मान लीजिए दुरुस्त करना है तो वो आगे दुरुस्त कर सकते हैं। नए अगर आपको और कुछ नियम लाने हैं
तो आगे जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कोई ये नहीं है कि कोई आखिरी इलेक्शन है, बिल्कुल। इसके बाद फिर इलेक्शन होंगे, तब आप सुधार कर सकते हैं, तब आप आरक्षण लागू कर सकते हैं, तब आप सीटें बदल सकते हैं, तो तब आपको पर्याप्त समय मिलेगा और उस समय में आप पूरी तैयारी करें। जी, आरबी उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री भाजपा जजपा गठबंधन सरकार का दूसरा बजट पेश किया है। बजट टैब के जरिए पेश किया गया। बजट भाषण को सीएम ने 2 घंटे 34 मिनट तक पढ़ा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा कि वो अपनी सरकार के वर्तमान कार्यकाल के इस दूसरे बजट को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और प्रदेश की जनता को समर्पित करते हैं। बजट में 12वीं तक की शिक्षा को फ्री करने के साथ साथ सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासें बनवाने का ऐलान किया गया है और वहीं राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज और 1 कैंसर विज्ञान केंद्र खोलने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस बार का बजट 1,55,645 करोड़ रुपए का है, जो कि पिछले साल के बजट से 13% अधिक है। SYL नहर के निर्माण के लिए भी 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है और करीब 20,000 मकान बनाने की योजना भी इस बजट में है। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में भी 250 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब ये पेंशन 2500 रुपये कर दी गई है और मुख्यमंत्री ने अंत्योदय उत्थान अभियान शुरू करने की भी घोषणा की है, जो कि 2025 तक चलेगा और पिंजौर और गुरुग्राम फिल्म सिटी के तौर पर भी विकसित किए जाएंगे। लेकिन जैसे ही बजट भाषण खत्म हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमेंट किया, खुदा पहाड़ निकली चुईयां। इसे सुनकर सदन में मौजूद विपक्ष के सभी सदस्यों ने ठहाके लगाए, हंस पड़े और वहीं सीएम ने यह भी बताया है कि कोरोना काल में सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। मोटी जो योजनाएं हमने जिसको ये कहना चाहिए कुछ तो ऐसा हर वर्ष ही करना होता है, कुछ जो पहली बार हमने किया है उसके अंदर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसमें जैसा परिवार पहचान पत्र की हम बार बार बात कर रहे हैं, पहले तो कोई भी योजना होती थी हम अनाउंस करते थे, जनता में से जिनको डिमांड करनी होती थी वो आके डिमांड करते थे। अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम हर एक परिवार की पहचान करेंगे और उसमें लोएस्ट इनकम ग्रुप का कौन व्यक्ति है ये सरकार अपने आप ढूंढेगी कि ये है यानी कम आयु आय के परिवार, तो उनको कैसे आर्थिक स्थिति कैसे संभाली जाए, उनका उत्थान यानी परिवार के उत्थान को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी विभाग की स्कीमें हैं जो उनके लिए उपयोगी हो सकती हैं, ये हम योजना बनाएंगे ताकि उस परिवार को जो लोवेस्ट वन है उसको कैसे उस लोवेस्ट वाली कैटेगरी से ऊपर करके सबके साथ मिलाया जा सके। अभी 1 लाख परिवार का टारगेट रखा है हमने, 1 अप्रैल से ये योजना लागू होगी और शीघ्र सभी विभागों का लाभ उसको मिले और उनको व्यवसाय करने के नाते उनको सक्षम बनाया जाए या कोई आर्थिक सहायता करके उनको काम करने के नाते योग्य बनाया जाए ताकि वो अपनी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर कर सके। प्रारंभ में 1 लाख का टारगेट है, जब 1-1 लाख बढ़ते चले जाएंगे तो अंतोगत्वा 1,80,000 तक उनको सबको ले जाने की बात है। 2025 तक सब परिवार 1,80,000 की आय से ऊपर चले जाएं, ऐसी अभी हमारी। अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? हरियाणा का बजट आज पेश किया गया, क्या कुछ मुख्य बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से उसमें रखी गई? बिल्कुल, देखिए आज जो है 2021-22 का जो है बजट जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिनके पास वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार है उनकी ओर से आज पेश किया गया। उसमें जो ये बजट है ये 5 चीजों पे जो है आधारित रहा, जिसका शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। तो ये जो 5 चीजों को इसमें अहमियत दी गई है, वही जो है जो बजट है इस बार का जो 1,55,000 करोड़ से ज्यादा का जो है ये बजट इस बार मुख्यमंत्री के द्वारा जो दूसरा जो बजट उनकी ओर से पेश किया गया। तो अब ये साफ तौर पे इसमें जो है शिक्षा और स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनको बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रदेश की जनता को लाभ देने शिक्षा का क्षेत्र में कहीं या फिर स्वास्थ्य सेवाओं में, तो उसके लिए जो बजट का जो बढ़ाने का जो प्रावधान किया गया। और वहीं इसमें ये कहा जा सकता है साफ तौर पे कि कोविड जैसी महामारी के बीच में जो पिछला साल गुजरा और अब भी जो है कोविड का काल चल रहा है, तो इस समय जो है किसी तरह का नया कर
जो नहीं हरियाणा की जो जनता है उसके ऊपर डाला गया, और वहीं जो है किसी तरह का जो कर है उसमें भी बढ़ोतरी नहीं की गई। तो इसमें यही कहा जा सकता है कि जो ये बजट है ये मुख्य रूप से जो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है किसी तरह का जो नया कर और किसी तरह के जो कर को है में बढ़ोतरी नहीं की गई। जी। लेकिन अभिषेक, इस बजट में नई बात ये जो अंत्योदय योजना की जो बात की, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की गरीबों को जो बात कही है, वो इस बजट में नया है। मुख्यमंत्री इस बारे में बता रहे थे, तो किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया रहेगी ताकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का स्तर ऊंचा किया जा सके? देखिए 2025 तक ये जो है अभियान चलाया जाएगा। जो 1 अप्रैल से ये जो है लागू होगी। इसमें 1 लाख गरीब परिवारों को का जो पता लगा के उनकी आर्थिक स्थिति को जो है बेहतर बनाया जाएगा। इसके बाद ऐसे परिवारों की पहचान कर उनके लिए कार्य किया जाएगा। ये जो मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया हुआ है। और वहीं जो आंगनबाड़ी जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा। 4000 प्ले वे जो स्कूल हैं जो बच्चों के लिए, इस तरह की भी जो है मुख्यमंत्री की ओर से जो है घोषणा की गई। वहीं जो विपक्ष है वो साफ तौर पे इन घोषणाओं को देखते हुए या इस तरह की जो मुख्यमंत्री की ओर से इस बजट में जो बातें कही गई उसको उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ये सरकार की एक राज्यपाल का जो अभिभाषण है ये उसका दूसरा रूप है, क्योंकि जो उपलब्धियां मुख्यमंत्री द्वारा गिनाई गई उसी तरह का जो बजट सत्र के शुरुआती दौर में जो अभिभाषण राज्यपाल का रहा ये उसके 2 कॉपी है, क्योंकि इसमें भी सिर्फ जो है उपलब्धियां गिनाई गई। आगे का जो किसी तरह के कोई बड़ी घोषणा या जनता के लिए कहे या किसानों के लिए कहे या युवाओं के लिए कोई रोजगार की इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की। तो जो ये जो बजट है ये कुल मिला के जो है शून्य ही रहा। और जिस तरह का पिछला जो बजट था सेम टू सेम इस बार का भी जो बजट है 2021 और 22 का वो भी पिछले बजट की तरह ही फीका रहा। जी बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं इसी वजह से विपक्ष हावी रहा और विपक्ष ने इस बजट को लेकर के तंज कसा कि खोदा पहाड़ निकली चुईयां। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये साफ तौर पे पत्रकार वार्ता करते हुए यही कहा कि बहुत उम्मीद थी इस बजट से कि कोरोना काल में प्रदेश की जनता को इस तरह की सहूलियतें या इस तरह की घोषणाएं होंगी जिससे कि जो उनका काफी जो नुकसान हुआ या जिस तरह की उनको परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ा उससे उभरने में मदद देगा। वहीं किसानों के लिए भी उन्होंने उम्मीद जताई थी कि किसानों के लिए बहुत कुछ हो सकता है, इस बजट में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। वहीं जो पेट्रोल डीजल के लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उनको उन पे टैक्स प्रदेश सरकार कम कर सकती थी, अपना इसमें वैट जो है कम कर सकती थी। इस तरह की जो उम्मीद जो थी प्रदेश की जनता को वो इस उम्मीद पे जो है ये बजट खरा नहीं उतरा। तो इस पे वही से होता है खोदा पहाड़ निकली हुई है, इस तरह का जो है तंज कसते हुए जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा ये कहा गया। और वही जो उपनेता विपक्ष आसाद अहमद है उन्होंने ये साफ तौर पे ये कहा कि इस बजट में जो है इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है जिसमें जनता को कहीं ना कहीं ये कोई किसी तरह का लाभ मिलता हो। ना रोजगार की बात की गई है और ना ही कोई शिक्षा को लेकर कोई बड़ी घोषणा की गई है, ना ही कोई स्वास्थ्य का रोड मैप ऐसा स्वास्थ्य की तरफ से सुविधा देने के लिए कोई बड़ा कोई रोड मैप इसमें नहीं दर्शाया गया। तो ये अभिभाषण जो राज्यपाल का अभिभाषण है ये उसी का दूसरा रूप है जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है बजट के रूप में पेश किया गया। जी अभिषेक, लेकिन एक विजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है आत्मनिर्भर भारत का, उसको कई राज्यों में अपनाने की कोशिश की जा रही है। और तो क्या हरियाणा में आत्मनिर्भर हरियाणा को लेकर के कोई विजन इस बजट में? जी देखिए, मुख्यमंत्री की ओर से जरूर ये साफ तौर पे कहा गया हुआ है कि आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जो है हरियाणा सरकार, जैसे प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया उसी तरह उसी दिशा में जो है हरियाणा में भी कदम बढ़ाया जाएगा। और इसमें इंडस्ट्रीज जो है ज्यादा से ज्यादा जो स्थापित करने का जो काम जो है वो किया जाएगा हरियाणा सरकार की ओर से। और वो जो प्राइवेट जो रोजगार की भी मुख्यमंत्री ने इस बार जो है अपने जो बजट में साफ तौर पे कहा कि इस साल जो है 50,000 जो रोजगार प्राइवेट सेक्टर में जो है वो देने का जो हरियाणा सरकार की ओर से लक्ष्य है। और इस तरह की कई जो योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जाएंगी जिससे आने वाले युवाओं को जो है बेहतर रोजगार और सक्षम वो अपने काम में हो सके या अपने पैरों पे खड़े हो सके। इस तरह की कई योजनाएं जो उनकी ओर से भविष्य में जो है हरियाणा सरकार की ओर से लाई जाएगी। लेकिन अभिषेक, एक चुनौती रहेगी 50,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की भी। ये चुनौती बड़ी इसलिए रहेगी क्योंकि जो 75% वाला जो फॉर्मूला लागू किया गया है उससे कई निजी कंपनियों में रोष देखने को मिल रहा है, गुस्सा देखने को मिल रहा है। उसका कहीं ना कहीं नुकसान हरियाणा सरकार को हो सकता है। बिल्कुल,
देखिए इस पे जरूर ये 75% जो आरक्षण की जो बात की गई उसके बाद जो है विपक्ष ने जरूर सरकार को घेरा है और कई इसमें सरकार की जो विपक्ष की ओर से लूज पॉइंट गिनवाए गए हैं। जिसमें सबसे बड़ा ये है कि जो 15 साल का पहले जो डोमिसाइल होता था उसका जो टाइम पीरियड है अब 5 साल का कर दिया, तो ये भी एक कहीं ना कहीं जो SC/BC जो है परिवार से जो आते हैं युवा उनके लिए नुकसान है। दूसरा जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर अगर इस तरह के जो मापदंड क्या कहें इस तरह का कानून जो थोपा जाएगा तो वो जो इंडस्ट्री है वो यहाँ से पलायन करेगी, क्योंकि इस तरह का जो किसी भी तरह का प्रावधान 75% आरक्षण का, क्योंकि आज सिर्फ हरियाणा की अगर युवा इसमें रहते हैं रोजगार जरूर देना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री को किसी तरह का जो है कानून नहीं थोपना चाहिए। क्योंकि इसमें आप ये भी देखा जैसे कि जानकारी मिल रही है इंडस्ट्री से जो बड़े उद्योगपति हैं या जो इंडस्ट्री हरियाणा में लगी हुई है उनको इस जो फैसले का वो विरोध कर रहे हैं। और अभी जो है ये फैसला जो है इस फैसले को लेकर जो है हाईकोर्ट में भी अपील कर दी गई है। जो अब हाईकोर्ट भी जो केस की सुनवाई करेगा उसके बाद जो इस पर फैसला होगा। लेकिन हालांकि जो विपक्ष है वो इस रोजगार के जरूर पक्ष में है, लेकिन जो किसी तरह का जो इंडस्ट्री पर अगर इस तरह के कानून जो थोपे जाएं उसके जरूर वो विरोध में है। और वही 5 साल का जो डोमिसाइल की जो बात की गई हरियाणा सरकार की ओर से उसके भी खिलाफत करता हुआ। जी अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो हरियाणा का बजट जो है वो पेश किया गया है और इसको सरकार की तरफ से ऐतिहासिक तो विपक्ष की तरफ से इस पर तंज कसा गया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मथुरा के वृंदावन में वैष्णव कुंभ को लेकर के बैठक का आयोजन किया गया, क्योंकि तीसरा शाही स्नान कल होना है और शाही स्नान की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। शाही स्नान को लेकर के साधु संतों के साथ प्रशासन की बैठक भी हुई। प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और वरिष्ठ लोगों के लिए निःशुल्क ई-रिक्शा सेवा भी शुरू वहां पर की गई है। आपको बता दें कि साधु संतों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साधु संतों ने वहां पर अपील की थी कि यमुना मैया में शुद्ध जल जो है वो छोड़ा जाए। उसको लेकर के साधु संतों ने ये बताया है कि सरकार की मंशा के अनुसार प्रशासन काम नहीं कर रहा है और साधु संतों को गंदे पानी में स्नान करना पड़ रहा है। प्रशासन के द्वारा जो भी प्रयास हो रहे हैं वो योगी जी का भला करे कि वो 2 दिन पहले आ गए तो प्रशासन की तैयारियों में काफ़ी जो इजाफा होना था वो पर्याप्त उन्होंने कोशिश की। और पहला स्नान जब हुआ, हालांकि प्रशासन की पूरी कोशिश और उनका वायदा रहा कि यमुना में निर्मल जल और पर्याप्त जल होगा, पर पहले स्नान में न पर्याप्त जल मिला न निर्मल जल मिला। और उसका कारण अधिकारियों ने बताया कि वह जो धार थी वो रुकी हुई थी, लोगों ने उसमें स्नान किया नहीं, नीचे सिल्ट जमा हो गई, अचानक इतने लोगों के पहुंचने से गंदगी हो गई थी। खैर दूसरी बार प्रशासन ने देर आए दुरुस्त आए और उसको पूरा सुधार करने की कोशिश की। गंगा जल उन्होंने पर्याप्त मात्रा में उसमें मिलाया, तथापि उसमें थोड़ी सी दवाइयों की हो जिसकी भी हो कुछ गंध आ रही थी। अब तीसरी बार जो प्रशासन का वादा है कि इसको हम इन दोनों से सीख लेते हुए और बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे, अब उसको आगे आने वाला समय बताएगा, संत बताएंगे। कल ही स्नान है। चलिए बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए ENB न्यूज़ के साथ।